ऑल राइट, बिफोर मूविंग ऑन मैं पहले ये कंफर्म कर लूँ कि लेक्चर्स जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उनकी वीडियोस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। मैंने एक और टैब क्रिएट किया है लेक्चर्स का। कल की वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये कंफर्म कर दें कि ये टैब आ रहा है आपके पास, वीडियो आ रही है। सर हाँ आ रही है, मगर ये स्लो स्लो चलती है बहुत और डाउनलोडिंग भी नहीं होती इसमें। डाउनलोडिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर वेट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर मैं इसको डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। वीडियोस डाउनलोड हो सकती हैं ये। जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर लें, कल का टॉपिक थोड़ा सा रिपीट करते हैं ब्रीफली और फिर आगे जाएंगे। लेक्चर्स जितने भी हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो एल्गोरिथम सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो सिंपल वर्ड्स में ये जैसा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जो कि अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि नेचुरल लैंग्वेजेस में हमारे पास एम्बिगुइटी होती है, लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोड करते हैं, तो कोड में एम्बिगुइटी नहीं होती। कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो कंप्यूटर उनको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो वहाँ पे कोई एम्बिगुइटी नहीं होती। तो अगर आपके एल्गोरिथम में एम्बिगुइटी है तो आप उसको कोड के अंदर ट्रांसलेट सही से नहीं कर सकते। So the sequence is important, unambiguity is important in these steps to solve a problem. लेक्चर की वीडियोस मैं बता देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें फिर। तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स है जो कि एक इनपुट को ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट में, या मैप्स एन इनपुट टू आउटपुट। एल्गोरिथम की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको उसकी जो इनपुट और आउटपुट लेजिटिमेट वैल्यूज़ हों और वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हॉल्ट हो जाए, यानी कि प्रोसेसिंग ख़त्म करके रिज़ल्ट शो कर दे। डायग्राम ये है, आपका प्रॉब्लम होता है, उसके लिए आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, उस एल्गोरिथम को आप फिर कंप्यूटर सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप एल्गोरिथम को इनपुट डेटा देते हैं, वो आपको आउटपुट रिज़ल्ट जनरेट करके देता है। कुछ सिंपल एग्जांपल्स हमने डेटा स्ट्रक्चर की कल भी देखी थी। फॉर एग्जांपल सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। Each step should be unambiguous, clear, input should be uh, clear, and they should have legitimate values. अगर आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करें तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में आप नंबर्स देंगे या स्ट्रिंग्स आपको सॉर्ट करनी है। द वैल्यूज शुड नॉट बी ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट्स आप सॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा सेम एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल डिफरेंट वेज, एंड देयर में एग्जिस्ट सेवरल डिफरेंट एल्गोरिथम्स फॉर द सेम प्रॉब्लम। सॉर्टिंग के लिए प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन एल्गोरिथम्स अलग अलग अवेलेबल हैं। एंड सेम प्रॉब्लम कैन हैव डिफरेंट स्पीड। अपना माइक ऑफ रखें। माइक अपना ऑफ कर दें। Implementation, majority of the algorithms
आर एक्चुअली इंटेंडेड फॉर कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसको आप एल्गोरिथम के स्टेप्स को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंटेंशन यही होता है कि आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन एल्गोरिथम बाय डेफिनेशन इस अजम्पशन पे डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस अजम्पशन। सो further, the algorithm is also independent of the machine it is implemented on. Characteristics: algorithm must take an input, should give an output. Definiteness: each instruction must be clear and unambiguous. उसके अलावा सीक्वेंस भी लाजमी होनी चाहिए। Algorithm should terminate after a finite number of times, infinitely नहीं चलता रहे। एंड उसके अंदर जो स्टेप्स होंगे वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोड में आप फंक्शन कॉल लिख लेते हैं, तो फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें कुछ काम हो जाता है, लेकिन एल्गोरिथम में आपको वो स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स लिखने हैं, फंक्शन कॉल की तरह आप नहीं लिखेंगे स्टेप। implications is algorithm has to produce correct results. अगर करेक्ट रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता तब भी उसको इनकरेक्ट रिजल्ट देके हॉल्ट ज़रूर होना चाहिए, मतलब यूज़र को एक फाइनल टाइम के बाद आउटपुट मिलना चाहिए। और कुछ एल्गोरिथम्स एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकते, तो वो नियर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आउटपुट कर दें। इसके अलावा एल्गोरिथम शुड यूज़ लेस रिसोर्सेज, ये हमारे कोर्स का मेन फोकस का टॉपिक है, रिसोर्सेज मिनिमाइज करना, जिसमें हम टाइम पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे होंगे, जिसको हम बिग ओ नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में टाइम इन स्पेस, टाइम इज द प्राइमरी मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एक्चुअल लर्निंग टाइम डिपेंड्स ऑन सिस्टम पैरामीटर्स, में कंप्यूटर की स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा एल्गोरिथम कौन सा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, कंपाइलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, these ऑल थिंग्स। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टाइम में जो कंसिडर होती है वो एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स, जो कि एक्चुअल रनिंग टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि एक्चुअल रनिंग टाइम सेम एल्गोरिथम सेम प्रॉब्लम डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स सेम रहते हैं। तो टाइम मेजर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक टाइम मेजर ये है पोस्टीरियरी एनालिसिस, इसमें क्या है कि एल्गोरिथम आप इम्प्लीमेंट करते हैं मशीन पे, और जो एक्चुअल रनिंग टाइम होता है जिस टाइम में मशीन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है, तो वो आपका परफॉर्मेंस मेजर या ए प्रायोरी एनालिसिस कहलाता है। लेकिन दिस वन इज़ अगेन नॉट अ प्रिफर्ड मेथड या प्रिफर्ड अप्रोच। ये किस लिए होता है, प्रिफर्ड किस लिए क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आप एक्चुअल रनिंग टाइम कंप्यूट कर रहे होते हैं, और एक्चुअल रनिंग टाइम अगेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स क्या हैं, मशीन की स्पीड, कंपाइलर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो सेम एल्गोरिथम सेम प्रॉब्लम, लेकिन डिफरेंट कंप्यूटर पे, एक स्लो कंप्यूटर पे, पुराने पे करेंगे तो वो देर से रिजल्ट देगा, न्यू और फास्टर कंप्यूटर पे करेंगे तो वो जल्दी रिजल्ट देगा। तो एल्गोरिथम एनालिसिस में टाइम मेजरमेंट के अंदर ये अप्रोच गलत है, हम यूज़ नहीं करते। एक्चुअल टाइम एल्गोरिथम एनालिसिस के लिए हम सेकंड अप्रोच यूज़ करते हैं। तो सेकंड अप्रोच में बेसिकली क्या हो रहा होता है, आप नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपका एल्गोरिथम कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा, अब वो नंबर ऑफ स्टेप्स स्लोअर मशीन पे भी सेम होंगे, फास्टर मशीन पे भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर। तो इस केस में क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स को एज अ साइज ऑफ
इज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट। हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। तो इस फंक्शन को किस तरह डिनोट करते हैं? तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज द फंक्शन एफ ऑफ इनपुट साइज n। तो इससे हमें क्या मिलता है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स इफ n इज द साइज ऑफ द इनपुट। हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इनपुट साइज चेंज होगी तो डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम या ज़्यादा होंगे। इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूँ, लीनियर सर्च एल्गोरिथम, तो उसमें 10 एलिमेंट्स हैं और आप सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो लूप चलेगा 10 टाइम्स ही चलेगा। सही है। अगर लूप के एरे के अंदर एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं मिलता, और तो आप मैक्सिमम 10 टाइम्स ही आपका लूप रिपीट होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट थाउजेंड्स है, 1000 एलिमेंट्स का एरे है, तो आपका लूप एटलीस्ट वर्स्ट केस के अंदर 1000 टाइम्स चलेगा, अगर लास्ट एलिमेंट जो आप सर्च कर रहे हैं वो लास्ट में है या वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो नंबर ऑफ स्टेप्स is directly dependent on n, which is the size of input, and this is the correct or um, performance evaluation or a priori analysis of algorithms. So this is the important one, क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट है बैक एंड मशीन पे, जिस मशीन पे इम्प्लीमेंट होगा उससे इंडिपेंडेंट है। सो अब हम n, क्योंकि अब मेन चीज़ यहाँ पे n है, साइज ऑफ इनपुट, तो इसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन। यानी कि हम n की साइज बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि फंक्शन की ग्रोथ क्या है, उसकी ग्राफ किस तरह से ग्रो कर रहा है अगर साइज आप बढ़ा रहे हैं। सही है। तो इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल सेम प्रॉब्लम है सर्चिंग का, आप बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं और एक लीनियर सर्च यूज़ करते हैं। तो लीनियर सर्च में आप 10 एलिमेंट्स और बाइनरी सर्च में 10 एलिमेंट्स रखें, डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लीनियर सर्च में 1000 एलिमेंट्स रखते हैं, बाइनरी में भी 1000 एलिमेंट रखते हैं, तो इन दोनों के ग्राफ में आपको एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा कि बाइनरी सर्च का फंक्शन बहुत स्लोली ग्रो करता है विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ इनपुट। तो इसको हम ग्रोथ को हम देख लेंगे आगे ग्राफ के अंदर कैसे फंक्शन ग्रो करते हैं। तो जिस फंक्शन की ग्रोथ कम होती है, लेस ग्रोथ रेट होता है, तो वो बेहतर कंसीडर किया जाता है। कल हमने एग्जाम्पल शुरू की थी, वो मैंने क्लास का टाइम ओवर हो गया था, तो उस एल्गोरिथम को हम समझेंगे, उस एग्जाम्पल से समझेंगे फंक्शन की ग्रोथ कैसे होती है और स्लोअर एंड फास्टर एल्गोरिथम का डिफरेंस क्या होता है। अब इससे पहले अब मैं वही रिपीट कर देता हूँ, आप वीडियो कैसे एक्सेस करेंगे, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो जो भी लेक्चर्स होंगे हमारे, उनको मैं करस्पॉन्डिंग टीम में शेयर करूँगा। तो टीम्स में आप आएंगे, अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने एक टैब ऐड किया है लेक्चर्स का। तो लेक्चर्स के टैब पे आप प्रेस करेंगे तो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी इस टैब में आपको मिल जाएंगी। तो आप अगर रिकॉर्डिंग्स को सिर्फ व्यू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, रिकॉर्डिंग व्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोडिंग का यहाँ पे डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप, ये ऑप्शन है व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन, इस पर क्लिक कर दें तो आपको ये वेब व्यू पे ले जाएगा, वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके 3 बार्स आ रहे हैं, डॉट्स, इसको आप एक्सेस करेंगे तो डाउनलोड वीडियो का आपको लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे
तो आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है सबको? एनीवे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ टीम पे जाके जनरल चैनल खोलेंगे तो जनरल चैनल के अंदर आपको लेक्चर्स का टैब नज़र आएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी वीडियो जितनी भी होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन चले जाएं web.microsoftstream.com, तो आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। वीडियो को जैसे ही ओपन करेंगे 3 डॉट्स यहाँ पे नज़र आएंगे, इसको क्लिक करें, डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। ओके, तो वापस आते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। तो सपोज करें 2 कंप्यूटर्स हैं आपके पास, सिस्टम ए और सिस्टम बी। सिस्टम ए उसकी जो स्पीड है वो है 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इमेजिनरी स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन इमेजिनरी हम कंसिडर कर रहे हैं। इन सिस्टम बी दैट इज़ 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस अ सेकंड। तो देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की स्पीड में। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी कि साइज n दोनों के लिए सेम है, एन एरे ऑफ 10 मिलियन नंबर्स, ये इनको सॉर्ट करना है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? हमें एरे से सॉर्ट करना है। एरे की साइज है 10 मिलियन नंबर्स और हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं। एक की स्पीड है 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस अ सेकंड एंड दूसरे की स्पीड है ओनली 10 मिलियन। दोनों में कितना फर्क है? Sampai sejak langsung kecil mata. Itu hanya tadi dok. चैट में बता दें, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, 1000 टाइम्स लिखा है ने, तो डिफरेंस ज़्यादा है। तो आपके ख्याल से अगर हम सेम प्रॉब्लम सेम साइज ऑफ डेटा दोनों कंप्यूटर्स पे एग्जीक्यूट करें तो कौन सा इस कंप्यूटर पहले एग्जीक्यूट कर लेगा? कंप्यूटर ए जो कि 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस है, या कंप्यूटर बी जो कि 10 मिलियन है? Yes, it depends on the algorithm we are using. तो अगर हम सेम algorithm यूज़ करते हैं तो उस केस में कंप्यूटर है अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स फास्टर चलेगा, या वो पहले रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर बी। कंप्यूटर की बी के हिसाब से वो ड्रामेटिकली कम टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑफ कंप्यूटर बी वो रिजल्ट दे देगा। तो कंप्यूटर ए जल्दी रिजल्ट देगा अगर सेम एल्गोरिथम सेम प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने एल्गोरिथम दोनों में चेंज रखे हैं, जो कि इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर ए को जो एल्गोरिथम हम दे रहे हैं उसका रनिंग टाइम है
2 टाइम्स n स्क्वायर्ड। ये समझ रहे हैं n क्या है? साइज ऑफ इनपुट प्रॉब्लम 10 मिलियन नंबर्स। इसी तरीके से कंप्यूटर बी जो कि बहुत स्लो है, रॉ कंप्यूटिंग स्पीड की बात करें तो उसमें जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया गया है वो स्टेप्स लेता है n log n 50 टाइम्स। तो एल्गोरिथम दोनों के डिफरेंट हैं। ये एल्गोरिथम नंबर ऑफ स्टेप्स ग्रो बहुत फास्ट करता है क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो स्क्वायर्ड है विद रेस्पेक्ट टू द साइज, और इसका जो ग्रोथ है वो लॉगरिथमिक है, यानी कि स्लो ग्रोथ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही n की साइज बढ़ेगी इसका नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू दिस एल्गोरिथम। तो अगर एल्गोरिथम दोनों में सेम होता तब तो कंप्यूटर ए फास्ट रिजल्ट देता, लेकिन अब एल्गोरिथम कंप्यूटर ए में स्लो है एंड बी में फास्ट है। इसको मैं स्लाइड में शो कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। टेबल देखें आप, यहाँ पे सही नज़र आ रही होगी। तो इसी को मैंने टेबुलेट कर दिया है, जितनी कॉन्फ़िगरेशन है दोनों सिस्टम्स की। जो एल्गोरिथम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर ए पे, दैट इज़ n स्क्वायर्ड, उसकी जो ग्रोथ रेट है। कंप्यूटर बी इज़ n log n। कंप्यूटर स्पीड कंप्यूटर ए की बात करें 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस, बी की बात करें इट्स ओनली 10 मिलियन, वे स्लो देन कंप्यूटर ए। रॉ कंप्यूटिंग पावर की बात करें तो कंप्यूटर बी इज़ वेरी स्लो। डेटा साइज सेम प्रॉब्लम, सेम साइज। स्टेप्स टू सॉर्ट एल्गोरिथम कंप्यूटर ए पे जो इम्प्लीमेंट किया गया दैट इज 2 टाइम्स n स्क्वायर्ड, बी पे इम्प्लीमेंट किया गया है n log n 50 टाइम्स n log n। अब एग्जीक्यूशन टाइम आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ आप n की जगह डेटा साइज 10 मिलियन वैल्यू पुट करते हैं। 10 मिलियन इज 10 पावर 7, ठीक है। तो 2 टाइम्स 10 पावर 7 होल स्क्वायर्ड। यहाँ पे मैं एक्चुअली एक गलती कर चुका हूँ, पैरेंथेसिस यहाँ पे आना चाहिए, सही है। तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स मिलेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स को आप डाउनलोड करेंगे कंप्यूटर स्पीड के साथ। कंप्यूटर स्पीड क्या है? 10 बिलियन स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो 10 बिलियन के साथ आपने डिवाइड कर दिया तो आपको एक्चुअल रनिंग टाइम मिल गया, यानी कि 20,000 सेकंड्स। इसी तरीके से आप वैल्यूज पुट करें कंप्यूटर बी के अंदर उसके एल्गोरिथम में, तो n की जगह वैल्यू क्या आएंगी? 50 टाइम्स n इज 10 मिलियन 10 पावर 7 टाइम्स log n, n इज अगेन 10 पावर 7, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स, उसको आप डिवाइड करेंगे इस कंप्यूटर की स्पीड के साथ। तो नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाय कंप्यूटर स्पीड, तो आपको टाइम मिल जाएगा, रनिंग टाइम इन सेकेंड्स। तो आप देखें कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। कंप्यूटर है जो कि 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कितने टाइम में कर रहा है? 20,000 सेकेंड्स में। कंप्यूटर बी जस्ट रफली 1200 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? टेबल शोज रन टाइम ग्रोथ of an algorithm is much more important than the actual speed of the computer। ये important है पॉइंट, ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब रॉ कंप्यूटिंग पावर उसको आपने देखा और अल्गोरिथम भी देखा। तो अल्गोरिथम अगर फास्ट है तो जो फास्टर कंप्यूटर था उसने रिजल्ट देर से दिया, स्लोअर ने जल्दी दिया। उसको हमने कैलकुलेशंस में भी देख लिया, कैलकुलेशंस करके देख लिया कि कौन सा रिजल्ट रिटर्न जल्दी कर रहा है, कौन सा स्लो रिटर्न कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबको। दिस इज द कोर ऑफ द एल्गोरिथम एनालिसिस।
कि आपका ग्रोथ रेट स्लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। करते हैं सर। आप माइक भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें। सर ये जो दो सिस्टम को आपने कंपेयर किया है ना सर, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, अगर एक दफा और रिपीटेशन रिपीटेशन हो जाए तो। ठीक है। मैं एक मतलब इसको रिपीट कर देता हूँ, अब इसको और से सुने हो क्या रहा है। दो कंप्यूटर्स हैं, जी सर। एक कंप्यूटर ए है जो कि 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि स्टेप्स एग्जीक्यूट कर सकता है एल्गोरिथम के। और कंप्यूटर बी कंपेयर करें, वो जस्ट 10 मिलियन, मिलियन बिलियन से काफ़ी छोटा होता है। सही है, 10 बिलियन इज 10 पावर 10 एंड 10 मिलियन इज 10 पावर 7। ये क्लियर है? कौन सा कंप्यूटर, आप रॉ कंप्यूटिंग पावर में कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा तेज है, फास्ट कौन सा है? यस, यस सर। कंप्यूटर इज डेफिनेटली मच मच मोर फास्टर। यस सर। सही है। अब आप क्या करते हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग प्रॉब्लम इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन, ठीक है ना? तो जी सर। सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें डेटा चाहिए, इनपुट। तो इनपुट हम साइज कंसीडर करते हैं 10 मिलियन एलिमेंट्स का। ये क्लियर है? 10 मिलियन यस सर। एलिमेंट्स इज द साइज ऑफ इनपुट एन। जी जी सर। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों कंप्यूटर्स पे अलग अलग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं। कंप्यूटर है जो कि फास्ट है, उसमें हम 2 टाइम्स एन स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो एल्गोरिथम कंप्यूटर ए पे इम्प्लीमेंट होगा उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ये लगेंगे सॉर्टिंग करने के लिए, 2 टाइम्स एन स्क्वायर्ड। तो एन क्या है? एन इज 10 मिलियन, साइज ऑफ एरे। और कंप्यूटर बी पे हम एक और एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम कंसीडर कर लें इसको। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन टाइम्स लॉग एन। यस सर। ये क्लियर है? अब ये दो डिफरेंट एल्गोरिथम है, एक की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और दूसरे की कॉम्प्लेक्सिटी कम है। अब आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दें दोनों के अंदर। जी सर। वैल्यू पुट की आपने 2 टाइम्स एन स्क्वायर्ड, ये एन स्क्वायर्ड है, तो एन इज 10 पावर 7 मिलियन। तो आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स को आप टाइम में कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकंड्स में डिवाइड करेंगे कंप्यूटर की स्पीड से। इस स्पीड से आपने डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आता है? 20,000 सेकेंड्स। अब आप इसको खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कंप्यूटर बी, इसमें भी आप दोनों वैल्यूज़ पुट करें, डेटा साइज पुट कर दें एन की, और उसके बाद आप टाइम इन सेकंड्स निकालने के लिए कंप्यूटर की जो एक्चुअल रॉ स्पीड है उससे आप डिवाइड कर दें, तो आपको नंबर ऑफ सेकंड्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने नहीं लिखा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 10 से डिवाइड नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे। तो देखें डिफरेंस कितना बड़ा आ रहा है। फास्टर कंप्यूटर ए है लेकिन वो ज़्यादा टाइम ले रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपेयर टू कंप्यूटर बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर की रॉ जो कंप्यूटिंग पावर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एल्गोरिथम है। complexity of algorithm is much more important than the actual speed of your computer. यस सर। ओके, तो मेरे ख्याल से अब ये सबको यहाँ पर क्लियर है। हमारा जो पर्पस है इस कोर्स का वो यही है
कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, फिर हम प्रॉब्लम के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम आप बना सकते हैं। तो आप एल्गोरिथम कौन सा चूज करेंगे? द वन दैट इज फास्टर। फास्टर का क्या मतलब होता है? जिसका ग्रोथ रेट स्लो हो। अब ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो ये ग्राफ देखें। अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज आपको नजर आ रही हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग O ऑफ n स्क्वायर्ड। सही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n log n। तो n log n में ये एलिमेंट्स हैं नीचे, यानी कि n साइज ऑफ इनपुट। अगर साइज ऑफ इनपुट आप ग्रो कर रहे हैं तो ये स्लोली ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो n स्क्वायर्ड का है इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स या ऑपरेशंस जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, दे ग्रो वेरी वेरी फास्ट। सही है। तो ये हमारी एक्चुअल काम की चीज़ है कि हम वो एल्गोरिथम चूज करेंगे जिसमें ग्रोथ स्लो हो, जिसकी नंबर ऑफ ऑपरेशंस करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्लोली ग्रो करें। इस चार्ट में ऊपर हमारे पास लेबल भी दिया गया है डिफरेंट कलर्स को। सबसे नीचे जो कलर है ग्रीन, डार्क ग्रीन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ log n और O ऑफ 1। दीज आर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम्स। इसमें आप डेटा की साइज भले बढ़ाते जाएं, लेकिन फंक्शन की जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। सेकेंड वन इज O ऑफ n। दिस इज लीनियर सर्च एल्गोरिथम, जिसमें आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे उतनी ऑपरेशंस बढ़ेंगी। थर्ड वन O ऑफ n log n। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इस फैमिली में आता है। n स्क्वायर्ड, इस फैमिली में कौन से एल्गोरिथम आते हैं? आपके जो ट्रेडिशनल सर्चिंग है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह। ठीक है। इसके अलावा और भी फैमिलीज हैं, बिग O ऑफ 2 पावर n, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फैमिलीज, और n फैक्टोरियल, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ एल्गोरिथम्स। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको इस फैमिली में एल्गोरिथम जो बनाए तो वो मैक्सिमम यहाँ तक या मे बी यहाँ तक इस फैमिली के अंडर में आए। ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एल्गोरिथम्स हैं ये एक्सीलेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, फिर गुड, उसके बाद फेयर एल्गोरिथम, एक्सेप्टेबल हैं, बैड एल्गोरिथम्स ये कंसिडर होते हैं, फाइनली हॉरिबल। इस केस में इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, they are considered horrible algorithms. क्वेरीज हैं? यहाँ तक क्वेरीज हैं किसी को? सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा एल्गोरिथम किस वक्त इम्प्लीमेंट करना है? ठीक है। एल्गोरिथम आप पहले डिज़ाइन करेंगे किसी प्रॉब्लम के लिए, उनका जी पहले सर। आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, बिग O कैलकुलेट करेंगे, रन टाइम। जी सर। ठीक है। तो जिस एल्गोरिथम का रन टाइम बेहतर होगा वर्स्ट केस में, वही एल्गोरिथम आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सर फिर वो एल्गोरिथम लिखते लिखते कैसे हैं ये, मतलब आप सिखाएंगे? हाँ, उसी की ठीक तरफ है आ सर। रहे हैं। एल्गोरिथम नेक्स्ट स्लाइड यही है, एल्गोरिथम को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ठीक। एल्गोरिथम को आप फ्लो चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे भी स्टेप्स बने होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, कुछ स्टेप्स रिपीट हो रहे होते हैं। माइक किसी ने फिर खोल दिया है। क्वेश्चंस का टाइम मैं बाद में दूंगा, अभी एल्गोरिथम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लें। तो
एक तो आपका फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन भी होती है, लेकिन हम जो एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे तो अजम्पशन ये करेंगे कि वो एक्चुअल में हम ट्रांसलेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि क्लोज टू प्रोग्रामिंग सिंटैक्स होनी चाहिए। तो इसलिए नेचुरल लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इम्प्रेसाइज, वहाँ पे एम्बिग्विटी भी होती है, प्रिसाइसनेस भी नहीं होती। तो algorithms need to be expressed in a precise manner with well-defined syntax and unambiguous semantics. तो इसके लिए कल हमने बात की थी सूडो कोड। सूडो कोड इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर algorithms। अच्छा, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इन कंपोनेंट्स का ख्याल करना पड़ता है कि आप एल्गोरिथम में सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट कर सकें, सिलेक्शन, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकें, रिपीटेशन भी पॉसिबल हो। तो ये मेन चीज़ें आप उसमें एल्गोरिथम की जो भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें सपोर्टेड हों, फीचर्स। तो फ्लो चार्ट हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वो क्लोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता। तो हम सूडो कोड रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे। तो सूडो कोड की प्रिमिटिव्स देख लें। पहली रिक्वायरमेंट है सीक्वेंस। तो सूडो कोड में आप स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो इससे आपको सीक्वेंस मिल जाता है। और सीक्वेंस का मतलब क्या है? नो नेक्स्ट स्टेप कैन बी एग्जीक्यूटेड बिफोर प्रीसीडिंग स्टेप। एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप होगी। सिलेक्शन, सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिलेक्शन का क्या मतलब होता है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ब्रांचिंग करनी है। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे? दो फॉर्म्स हैं। इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या परफॉर्म द एक्टिविटी, जो भी स्टेटमेंट्स हैं। और अगर आपको अल्टरनेटिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्टिविटी 1 एल्स एक्टिविटी 2। अब यहाँ पे देखें, ये जो सूडो कोड का सिंटैक्स है ये आपको फेमिलियर लग रहा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं कर रहे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने जो पढ़ी है अब तक वहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे सूडो कोड में नहीं होता कर्ली ब्रेस। यहाँ पे आप देन कीवर्ड यूज़ करते हैं बॉडी स्टार्ट करने के लिए, और आप इंडेंटेशन यूज़ कर लेते हैं। टैब स्पेस के बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इफ़ की होंगी, बैक टैब स्पेस पे आएंगे, फिर एल्स की बॉडी शुरू होगी। तो आप इंडेंटेशन यूज़ करते हैं बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सूडो कोड में कर्ली ब्रेसेस नहीं होते। और बॉडी स्टार्ट करने के लिए हम देन कीवर्ड यूज़ करते हैं कंडीशनल के केस में। लूप्स के केस में हम डू यूज़ करते हैं। जैसे रिपीटेशन आपको करनी है, लूप लगाना है, तो लूप के केस में क्या होता है? वाइल कंडीशन इज ट्रू, फिर आप डू करते हैं, देन यूज़ नहीं करते, डू यूज़ करते हैं। फिर परफॉर्म एक्टिविटी, तो आपकी लूप की एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म होगी। और आपको लूप ख़त्म करना है तो आप वापस इसी से इनलाइन इंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि आप लूप से बाहर आ गए। तो ये कुछ प्रिमिटिव्स हैं सूडो कोड के। अब सूडो कोड की हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम एक्चुअल एल्गोरिथम का सूडो कोड देख लेंगे। इसके अलावा असाइनमेंट्स सूडो कोड में आप कैसे करते हैं? असाइनमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक लेफ़्ट वैल्यू और राइट वैल्यूज़। तो लेफ़्ट वैल्यू पे आप असाइनमेंट इस तरह से करते हैं, एरो बना के। तो असाइनमेंट इज़ राइट टू लेफ़्ट, राइट की वैल्यू लेफ़्ट पे असाइन होती है। Operands on the left are referred to as L values and R values based on their locations with respect to the assignment operator. तो असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट पे जो होगा वो L वैल्यू होता है और राइट पे R वैल्यूज़। इस तरीके से आप स्टेटमेंट को नेस्टिंग भी कर सकते हैं टैब स्पेस को यूज़ करते हुए।
यहाँ तक क्वेश्चंस हैं? नहीं, उसके लिए तो हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है ना। Algorithms are basically independent of programming language. इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में नहीं लिखते एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम का अपना सिंटैक्स होता है और वो फिर आप इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं सीडो कोड के पार्ट्स हैं। सीडो कोड में आप सीक्वेंस इस तरह से लिखते हैं, सिलेक्शन कंडीशनल इस तरह से लिखते हैं, एंड रिपीटेशन लूप आप इस तरह से लगाते हैं। असाइनमेंट का सिंटेक्स ये है। असाइनमेंट में आप जैसे इक्वल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करते, आप ये एरो यूज़ करते हैं। तो ये सूडो कोड की प्रिमिटिव्स हैं या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे आप एक्चुअल एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। तो एक एग्जांपल है GCD, पता होगा सबको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। 2, 3, 4 नंबर्स का हम GCD निकालते हैं। मैथमेटिक्स में बेसिक अलजबरा में आपने पढ़ा होगा। तो GCD एक प्रॉब्लम है, हमें GCD फाइंड करना है। उसके मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं, वो हम देखेंगे सूडो कोड फॉर्मेट में। तो मेरे ख्याल से उसको हम कल कर लेते हैं। आज हम सूडो कोड पे ख़त्म करते हैं। तो सूडो कोड कल तक आप लोग पढ़ लेना, बुक के अंदर भी आप रिपीट कर सकते हैं अपने तरीके से भी। सूडो कोड रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ के आना है कल। एल्गोरिथम को फिर हम GCD एल्गोरिथम्स को कल डिस्कस करेंगे। ये कोर्स जो है हमारा थोड़ा सा मे बी विजुअल प्रोग्रामिंग जो है उसमें हम डायरेक्ट चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। प्रैक्टिकली हम साथ साथ चीज़ें प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। इसमें हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं एल्गोरिथम्स की। तो मे बी दिस कोर्स इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग। तो इस कोर्स को अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो जो एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं उनको साथ में इम्प्लीमेंट भी करते रहें। तो इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब्जेक्ट। तो एनीवे क्वेश्चंस कर लेते हैं यार। सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम तो बता दें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम्स हम पहले कर चुके हैं। ये एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसको आप इनपुट दें, वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। These are must requirements. Instructions clear and unambiguous हो, finite number of steps में algorithm halt हो जाए, and the instruction should be simple and basic. ओके सर, थैंक यू। मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।